welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is modes of creation of agency. Guys, so far we have discussed concept of agency, in which we have discussed an introduction to concept of agency, and then we have discussed types of agents. So guys, if you have not watched my previous videos, please go and watch those videos first, because आज की वीडियो में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है which I have taken from types of agents. उसमें हमने pretended agent डिस्कस किया था, वो pretended agent आज भी हमें काम आएगा. So if you have not watched them, please go and watch them first and then come to this video. And guys, before we move on, if you are new to my channel and you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section. So guys, let's get started with modes of creation of agency. गाइस, मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी का मतलब क्या है कि एक एजेंसी किस तरीके से क्रिएट होती है, और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एक एजेंट की अपॉइंटमेंट किस तरीके से हो सकती है. देयर आर वेरियस मोड्स इन विच एन एजेंसी कैन बी क्रिएटेड, और इन अदर वर्ड्स देयर आर वेरियस मोड्स बाय विच एन एजेंट कैन बी अपॉइंटेड. उसके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड्स को हम आज डिस्कस करेंगे, विच इज बाय अथॉरिटी, बाय रैटिफिकेशन, बाय एस्टॉपल एंड बाय will be discussing necessity. So ये हमारे 4 modes हैं of creation of an agency or appointment of an agent. So guys, beginning with first important, which is by authority. Section 186, 187 and 188 of the Indian Contract Act deals with it. Guys, authority का मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल की अथॉरिटी के साथ जब एक एजेंट को एम्प्लॉय किया जाता है, उसको हम बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजेंट बाय अथॉरिटी. अब अथॉरिटी 2 तरीके की होती है, एक्सप्रेस अथॉरिटी एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी. बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि अथॉरिटी 2 तरीके की होगी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी. अब गाइस, सेक्शन 186 सिर्फ इतना बोलता है कि एन एजेंट में बी एम्प्लॉयड बाय एन अथॉरिटी विच में ईदर बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी. सिर्फ इतना ही बोलता है सेक्शन 186. इफ आई टॉक अबाउट सेक्शन 187 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो डिफाइन करता है कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी होती क्या है. ना एक्सप्रेस अथॉरिटी को तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है. एक्सप्रेस अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी होती है विच इज इन्फर्ड, राइट, विच इज बेसिकली नोन टू अ पर्सन बाय द वर्ड्स ऑफ अ प्रिंसिपल और बाय वर्ड्स रिटन और स्पोकन बेसिकली, राइट. प्रिंसिपल ने अगर बोलकर या लिखकर कह दिया कि सो एंड सो पर्सन इज माई एजेंट, तो वो उसका एजेंट होगा. इफ प्रिंसिपल इज समबडी हु इज लिविंग इन महाराष्ट्र एंड ही हैज हिज बिजनेस क्लाइंट्स at New Delhi, so he will definitely be employing a person living in New Delhi as his agent to represent him in his business dealings with third persons, with those people, with those clients living at New Delhi. It means जब वो expressly, ठीक है, एक्सप्रेसली मतलब ईदर बाय वर्ड्स में भी रिटन और स्पोकन, 2 तरीके के हो सकते हैं. इट मे बी अ पीस ऑफ राइटिंग और अ वर्ड ऑफ माउथ, जिससे वो क्या करेगा, एक एजेंट को एम्प्लॉय करेगा और एजेंट उसको रिप्रेजेंट करेगा. यहाँ से भी क्या हुआ, देखो, एक एजेंसी हैज बीन क्रिएटेड, एन एजेंट हैज बीन एम्प्लॉयड बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी. ये होता है आपकी एक्सप्रेस अथॉरिटी. लेकिन इफ आई से इम्प्लाइड अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, किस तरीके से इम्प्लाइड, बिना कुछ बोले बिना कुछ लिखे किस तरीके से एक प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी, विच इज इन्फर्ड नॉट फ्रॉम वर्ड्स रिटन और स्पोकन, बिकॉज रिटन एंड स्पोकन वर्ड्स नहीं होते, वो एक्सप्रेस अथॉरिटी होती है. Implied authority में it is inferred from the conduct of the parties, it is inferred from the facts and circumstances of each case, and it is also inferred from the nature of business of agency, ordinary custom and usage of trade, और आप कह सकते हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग्स होती है. अब आपको अगर नहीं समझ आ रहा, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दूंगी, उससे आपको ये सारे वर्ड्स समझ आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल गाइस, देयर इज अ पर्सन हु इज लिविंग एट सेरमपुर, राइट. He has a shop basically at Serampur, a departmental store, and he himself is living in Calcutta. अब वो डेली कैलकाटा से सेरमपुर नहीं आ सकता अपनी शॉप को देखने के लिए, इसीलिए उसने क्या किया, ही हैज़ सेवरल अदर बिजनेसेस. उसने क्या किया, सेरमपुर में एक अपने एजेंट को बिठा दिया और उससे कहा कि यू हैव टू रन दिस शॉप. आपका जो कमीशन होगा, जो आपका पैसा होगा, मैं आपको देता रहूँगा. आपके पास मेरे इतने फंड्स पड़े हैं, यहाँ से आप मेरा बिजनेस यहाँ से चलाओ. देर आर सो मेनी पीपल, बहुत सारे ऐसे होलसेलर्स होंगे, क्योंकि उसकी रिटेलर शॉप थी, तो बहुत सारे ऐसे होलसेलर्स होंगे जिसके साथ एजेंट को प्रिंसिपल के बिहाफ पे डीलिंग्स करनी होगी. अब सपोज डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई भी चीज़ रन्स आउट ऑफ स्टॉक, तो वहाँ पे बार बार उसको अपने प्रिंसिपल को कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ खत्म हो गई है, स्टॉक खत्म हो चुका है, क्या मैं मंगवा लूँ. ए ने कहा कि ये प्रिंसिपल ने कहा कि ये मेरा कुछ स्टॉक है, कुछ फंड्स हैं, आई एम सो सॉरी, कुछ फंड्स हैं, इन फंड्स में से आप जो भी स्टॉक आउट हो जाता है उसको आप मंगवाते रहो. गाइस, इट मीन्स दिस इज एन एक्सप्रेस अथॉरिटी. इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, द वे पार्टीज आर डीलिंग. इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस. इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द नेचर ऑफ बिजनेस. बिजनेस ऐसा है कि बार बार कॉन्टैक्ट नहीं किया जा सकता और करने की जरूरत भी नहीं है. इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द कस्टम ऑफ ट्रेड,
कि ये काम इसी तरीके से चलता आ रहा है कि ये इंसान हर जगह, प्रिंसिपल हर जगह अपने एजेंट्स बिठाता है और एजेंट्स अपने बेसिकली अपने तरीके से उस इंसान के बिहाफ पे, अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे बिजनेस डीलिंग्स करते हैं थर्ड पार्टीज के साथ। जितना पैसा होता है ए के फंड्स में से देते रहते हैं एंड बाय द एंड ऑफ एवरी मंथ उसी एजेंट को अपना पैसा मिल जाएगा, ए उसको उसकी कमीशन या उसकी सैलरी दे देगा। आई होप आपको समझ आ जाओ कि इट इज इन वर्ड फ्रॉम द कस्टम एंड यूजेज ऑफ ट्रेड और द नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, नेचर ऑफ एजेंसी और कोर्स ऑफ डीलिंग्स किस तरीके से हो रही हैं, पार्टीज का क्या कंडक्ट है या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस क्या है केसेस के, ये सारी चीज़ें जब हम क्लब कर लेते हैं ना तो हमें पता लगता है कि ये एक्सप्रेस नहीं इम्प्लाइड अथॉरिटी है। एंड अब आपको समझ आएगा कि किस तरीके से इम्प्लाइड अथॉरिटी की तरह भी एक एजेंट अपॉइंट हो सकता है। यहाँ पे ये सेरमपुर या कैलकाटा वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इलस्ट्रेशन, यहाँ पे एजेंसी क्रिएट हुई लेकिन एक्सप्रेसली नहीं हुई, ये इम्प्लाइडली हुई। इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज कि एजेंसी क्रिएट हो चुकी है, एजेंट अपॉइंट हो चुका है और अब यहाँ पे एजेंसी की तरीके से काम चलेगा, प्रिंसिपल होगा, एजेंट होगा एंड थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग्स होंगी बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ने अपना रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर एंड डेरिवेटिव अथॉरिटी दी है अपने एजेंट को, पर बोलकर या लिखकर नहीं दी, अपने कंडक्ट से दी। आई होप आपको समझ आ चुकी है कि किस तरीके से एक मोड है ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी बाय अथॉरिटी के तरीके से हो जाता है, विच में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। Now guys, if I talk about section 188 of the Indian Contract Act, it talks about extent of agent's authority. बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी मतलब कि प्रिंसिपल ने एक बार के लिए अथॉरिटी दे दी, बी इट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कोई भी अथॉरिटी है, प्रिंसिपल ने एक बार अपने एजेंट को अथॉरिटी दी। बट गाइस क्वेश्चन अभी आता है कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ दैट अथॉरिटी, क्या एक एजेंट अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर सकता है और अगर कर सकता है तो क्या होगा। अब आप देखो गाइस, आपको मैं एक इलस्ट्रेशन देती हूँ जो हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं, मर्केंटाइल एजेंट जब हमने डिस्कस किया था, आई थिंक सेक्शन 178 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें हमने डिस्कस किया था मर्केंटाइल एजेंट, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट इफ यू रिमेंबर। मैंने वहाँ पे आपको क्या बताया था कि मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है, वो इंसान जिसके पास अथॉरिटी होती है, इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है, राइट, टू बाय गुड्स, टू सेल गुड्स, टू कंसाइन गुड्स और टू प्लेज गुड्स। बट व्हाट इफ एक मर्केंटाइल एजेंट के प्रिंसिपल ने कहा कि आप बाय कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो, आप कंसाइन कर सकते हो, बट आपके पास प्लेज करने की अथॉरिटी नहीं है। इट मीन्स उसके प्रिंसिपल ने, मर्केंटाइल एजेंट के प्रिंसिपल ने इन अ वे और द अदर उसकी अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इम्प्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और ये कहा कि आप बाय करो, सेल करो, कंसाइन करो, बट आप प्लेज नहीं कर सकते। अब गाइस ये हुआ एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, एजेंट की अथॉरिटी की ये एक्सटेंट है। ये एक्सटेंट मतलब वहीं तक है कि आप बाय करोगे, आप सेल करोगे, आप कंसाइन करोगे, बट आप प्लेज नहीं कर सकते। दिस इज द एक्सटेंट। बट गाइस बहुत बार ऐसा होगा कि एजेंट जो होगा, मर्केंटाइल एजेंट होगा, फॉर दैट मैटर एनी अदर एजेंट, वो क्या करेगा, बहुत बार अपनी उस अथॉरिटी को एक्सीड कर जाता है। मैंने आपको बताया ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी, इफ यू रिमेंबर, कि आपकी एक अथॉरिटी होती है लेकिन आप उसको ब्रीच कर देते हो, होता है। अब गाइस यहाँ पे थर्ड पार्टी वाज एक्टिंग इन गुड फेथ, फॉर एग्जांपल मैं कौन हूँ, मर्केंटाइल एजेंट हूँ, मेरे पास अथॉरिटी थी बाय करने की, सेल करने की, कंसाइन करने की, पर प्लेज करने की अथॉरिटी नहीं थी, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय माय प्रिंसिपल, बट स्टिल मैंने थर्ड पार्टीज को गुड्स को प्लेज कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ माय प्रिंसिपल, और मैंने कहा कि मेरे पास इस चीज़ की अथॉरिटी है। आई हैव इंड्यूस्ड देम टू बिलीव एज इफ मेरे पास ये अथॉरिटी थी, उनको भी लगा कि ये इंसान मर्केंटाइल एजेंट है, बिजनेस एजेंट है, तो बिजनेस एजेंट के पास अथॉरिटी होती है, उसने प्लेज कर दिया तो ठीक है, सही होगा, उसके पास अथॉरिटी होगी। क्योंकि थर्ड पार्टी वाज एक्टिंग इन गुड फेथ, ऑनेस्टली एंड विदाउट नोटिस, वहाँ पे थर्ड पार्टी का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। एंड इन केस मैंने प्लेज किया और उस कारण थर्ड पार्टी को कोई भी लॉस होता है, कोई भी डैमेज या इंजरी होती है, तो माय प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल, वाइकेरियसली लायबल। तो मेरे कहने का मतलब ये है गाइस कि एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी एज पर सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है कि एजेंट की एक अथॉरिटी होती है विच में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है। बेसिकली सेक्शन 188 का पैराग्राफ नंबर 1 टॉक्स अबाउट एक्सप्रेस अथॉरिटी एंड पैराग्राफ 2 टॉक्स अबाउट इम्प्लाइड अथॉरिटी। इफ यू ओपन द बैरक आपको देखने को मिलेगा, आपको बैरक की वर्डिंग बताएगी, अगर आप ध्यान से उसको रीड करोगे। पैराग्राफ 1 टॉक्स अबाउट एक्सप्रेस अथॉरिटी, पैराग्राफ 2 टॉक्स अबाउट इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट। एजेंट के पास अथॉरिटी होती है, पर उसकी एक्सटेंट क्या होती है, वो ये होती है कि अगर मेरे पास एक अथॉरिटी है जो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, बट अगर मैंने रिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी के बाहर जाके भी काम किया, अगर मैंने अपनी अथॉरिटी को ब्रीच किया, उसके बाहर जाके भी काम किया, तो वहाँ पे डिपेंड करेगा कि इफ थर्ड पार्टी वाज एक्टिंग इन गुड फेथ, इनोसेंटली, विदाउट नोटिस, उन्हें नहीं पता था कि आई हैव मेड अ ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ माय अथॉरिटी, तो वहाँ पे माय प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल। तो ये एक्सटेंट होती है एजेंट की अथॉरिटी की, कि जो भी उसकी बेसिकली ड्यूटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या लाइबिलिटीज़ होती है, उससे उसको एक्सीड नहीं करना। बट इन केस अगर वो एक्सीड करता है एंड थर्ड पार्टी वाज एक्टिंग इन गुड फेथ,
तो प्रिंसिपल की लायबिलिटी होगी डिस्पाइट प्रिंसिपल्स एक्सप्रेस प्रोहिबिशन। उसने मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, प्रोहिबिट किया था कि आपको ये काम नहीं करना, डिस्पाइट हिज एक्सप्रेस प्रोहिबिशन। अगर मैंने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया एंड थर्ड पार्टी वाज एक्टिंग इन गुड फेथ, तो प्रिंसिपल विल बी हेल्ड वाइकेरियसली लायबल फॉर माई एक्ट्स। और गाइस सेक्शन 188 एक और चीज़ की बात करता है, वो बोलता है कि एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड अथॉरिटीज, राइट। वो बोलते हैं कि अगर सपोज एक प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को अपॉइंट किया, ठीक है, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, उसकी जो अथॉरिटी होती है बी इट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, उसमें ये भी होता है कि प्रिंसिपल ने एजेंट को जो भी काम करने को कहा, उस काम को पूरा करने के लिए, राइट, फुलफिल करने के लिए जिस भी चीज़ की नेसेसरी ज़रूरत है, अगर वो एजेंट उन नेसेसिटीज़ को पूरा करता है, साथ साथ में करेगा, लॉफुल तरीके से करेगा, तो वो भी चीज़ उसकी अथॉरिटी के विद इन आती है। मैं आपको समझाती हूँ हाउ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम समबडी हु इज लिविंग इन लंडन, राइट। लंदन में रहती हूँ और मेरा एक एजेंट है जो बॉम्बे में है, एंड आई हैव माय क्लाइंट्स एट बॉम्बे ऑल्सो, एंड देयर इज अ क्लाइंट, बहुत सारे क्लाइंट्स में से एक ऐसा क्लाइंट है जिसके पास मेरा मनी ड्यू है, मेरी मनी ड्यू है, इट मीन्स मेरे को पैसा उससे क्लेम करना है। मैंने अपने एजेंट को कहा हु इज लिविंग एट बॉम्बे कि सो एंड सो इज आवर क्लाइंट, उससे जाके आप पैसा क्लेम करो। अब उस इंसान से पैसा क्लेम कर, दिस इज एन एक्सप्रेस अथॉरिटी जो मैंने एक्सप्रेसली अपने एजेंट को दी। मैंने कहा कि ये हमारा काम है, आपको पूरा करना है। अब एजेंट उस इंसान से पैसा क्लेम करने के लिए जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स लेगा, जिस भी एडवोकेट को वो हायर करेगा, वो चीज़ क्या होगी, समथिंग विच इज़ इंसिडेंटल, समथिंग विच इज़ नेसेसरी इनफ एंड समथिंग विच इज़ लीगल। तो ये एक एजेंट की अथॉरिटी के विद इन ही आता है। और फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर सपोज मैंने अपने एजेंट को कहा कि हमें एक शिप बिल्डिंग करनी है, एंड फॉर बिल्डिंग दैट शिप मैंने उसे कहा कि आप शिप बिल्डिंग करो। अब यहाँ पे उस इंसान को, मैंने एजेंट को एक बारी सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स दे दिए कि शिप बिल्डिंग करनी है। अब एजेंट क्या करेगा, उस चीज़ को पूरा करने के लिए ही विल डेफिनेटली बी एम्प्लॉइंग सम पीपल, कुछ लोगों वर्कर्स को भी एम्प्लॉय करेगा, राइट। उसके बाद वो टिम्बर भी परचेज करेगा। तो कहने का मतलब है कि समथिंग विच इज़ इंसिडेंटल, नेसेसरली इंसिडेंटल, कि ये चीज़ करनी ही होगी, इन समथिंग विच इज़ लॉफुल, वो एजेंट की अथॉरिटी के विद इन ही आती है। सेक्शन 188 जो है वो क्या कहता है कि एक्सप्रेसली हो चाहे इम्प्लाइडली हो, जिस मर्जी तरीके से एक एजेंट को अथॉरिटी मिली है, लेकिन उसकी एक्सटेंट ये है कि अगर उस काम को पूरा करने के लिए, चाहे वो एक्सप्रेस है चाहे वो इम्प्लाइड अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को पूरा करने के लिए अगर कोई भी ऐसा काम है जो कि लॉफुल है और नेसेसरीली इंसिडेंटल है कि ये करना ही होगा, तो वो एक एजेंट कर सकता है। वो हम ये नहीं कहेंगे कि ही हैज़ मेड अ ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी, वो उसकी अथॉरिटी के विद इन ही आता है। दिस इज एन एक्सटेंट ऑफ हिज अथॉरिटी। इट मीन्स पैसा क्लेम करने के लिए अगर वो एक काउंसिल को हायर करता है, या शिप बिल्डिंग के लिए अगर वो वर्कर्स को एम्प्लॉय करता है और टिम्बर परचेज करता है, तो वो एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी के विद इन ही आता है। हम ये नहीं कहेंगे कि उसने अपनी अथॉरिटी को ब्रीच किया, कि टिम्बर खरीदने की तो उसको अथॉरिटी ही नहीं थी, हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि शिप बिल्डिंग के लिए दिस इज समथिंग विच इज नेसेसरीली इंसिडेंटल, कि ये होगा ही होगा, करना ही होगा, तो वो उसकी अथॉरिटी के विद इन आता है। आई होप गाइज आपको सेक्शन 186, 187, 188 क्लियर हो चुका है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम यही डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से एक एजेंसी बन जाती है या फिर एक एजेंट एम्प्लॉय किया जाता है बाय अथॉरिटी, विच कैन ईदर बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। विद इलस्ट्रेशंस आई हैव मेड you very familiar with it. Second mode of creation of agency or appointment of an agent is by ratification. Guys, बहुत easy है, हम already discuss कर चुके हैं. If you remember pretended agent, section 235 of the Indian Contract Act. अभी बिल्कुल previous video में हमने discuss किया types of agents में कि pretended agent कौन होता है, somebody who pretends himself to be an agent but he is not an agent in reality. Right? मैंने क्या कहा था कि a person who is untruly, falsely or wrongfully representing himself to be an authorized agent of his alleged employer or purported principal, but in reality he is not an authorized agent. वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ऐसा represent करता है and he induces third persons to believe कि मैं उस इंसान का एजेंट हूँ, जबकि वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनको रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको पता है कि प्रिटेंडेड एजेंट कौन होता है। तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करें कि अगर एक ऐसा एजेंट है जो प्रिटेंडेड एजेंट है, सेक्शन 235 के अकॉर्डिंग एक ऐसा इंसान है जो प्रिटेंडेड एजेंट है, ही इज प्रिटेंडिंग हिमसेल्फ टू बी एन ऑथराइज्ड एजेंट बट ही इज नॉट एन ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ सम प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल उसका परपोर्टेड प्रिंसिपल है, क्लेम्ड प्रिंसिपल या एलिज्ड प्रिंसिपल है, इन रियलिटी वो प्रिंसिपल नहीं है, राइट। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है गाइस, तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 235 एट द सेम टाइम टॉक्स अबाउट लायबिलिटी ऑफ अ प्रिटेंडेड एजेंट। लायबिलिटी क्या है, दो लायबिलिटीज थी इफ यू रिमेंबर। फर्स्ट लायबिलिटी, देखो लायबिलिटी भी डिपेंड करेगी ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करेगी। इफ प्रिंसिपल is somebody, he has two options, he has two discretions available, उसकी मर्जी है either to ratify the acts of that pretended agent or to disown those acts। अगर प्रिंसिपल ने चूज किया to ratify those acts,
रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सब कॉन्फरिंग सब्सिक्वेंट वैलिडिटी टू समथिंग, बाद में किसी चीज़ को वैलिड का करार देना, उसको हम बोलते हैं रैटिफिकेशन करना। अगर प्रिंसिपल ने सोचा कि चलो ठीक है, ही हैज़ रिप्रेजेंटेड मी, राइट, ही हैज़ रिप्रेजेंटेड मी इन हिज बिजनेस डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन, जबकि मैंने अथॉरिटी नहीं दी थी, लेकिन अगर वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसको रैटिफाई करता हूँ, तो अगर उसने रैटिफिकेशन कर ली गाइस, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? मैंने आपको बताया कि उसका इफेक्ट ये होगा कि उसको हम मान लेंगे कि एक एजेंसी क्रिएट हो चुकी है, एज इफ जो एजेंट ने किया वो प्रायर अथॉरिटी के साथ किया था, अगर आपको पता है, उसी को हम बोलते हैं एजेंसी बाय रैटिफिकेशन, यानी कि एक प्रिटेंडेड एजेंट होगा। प्रिटेंडेड एजेंट एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, वो प्रिटेंड करता है कि मैं एजेंट हूँ किसी इंसान का, जो इंसान का वो इन रियलिटी एजेंट नहीं होता, बिकॉज उस प्रिंसिपल ने इसको अथॉरिटी नहीं दी थी, बी इट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कोई अथॉरिटी नहीं थी, इसीलिए उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल नहीं, परपोर्टेड प्रिंसिपल और एलिज्ड एम्प्लॉयर का नाम देते हैं हम उसे, वो उसका एक ओरिजिनल प्रिंसिपल नहीं होता, बट उसके बिहाफ पे वो थर्ड पार्टीज को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड पार्टीज को बिलीव करवाता है कि मैं उसका एजेंट हूँ, और फिर थर्ड पार्टीज उसके साथ बिजनेस डीलिंग्स कर लेती हैं। अब गाइस मैंने आपको बताया था कि अगर थर्ड पार्टीज को पता हो कि ये एजेंट उस रिप्यूटेड फर्म का नहीं है, जबकि ये एजेंट अपनी पर्सनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो दैट माइट अफेक्ट थर्ड पार्टीज विलिंगनेस टू डील विद दिस पर्सन। ठीक है, इसने कहा मैं सो एंड सो फर्म, रिप्यूटेड फर्म का एजेंट हूँ, जबकि वो एजेंट किसी का भी नहीं है, वो खुद ही एक प्रिंसिपल है और वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा? थर्ड पार्टीज की विलिंगनेस अफेक्ट हो सकती है। उन्होंने पहले सोचा कि ये तो सो एंड सो फर्म का एजेंट है और वो बहुत रिप्यूटेड है, हम उनके साथ बिजनेस डीलिंग्स करते हैं, सो दे हैव एंटर्ड इनटू बिजनेस डीलिंग्स विद दिस प्रिटेंडेड एजेंट, बट बाद में उन्हें पता लगता है कि ये प्रिटेंडेड एजेंट था, ये इन रियलिटी अपनी ही कैपेसिटी में हमारे साथ डीलिंग्स कर रहा था। नाउ दे माइट, थर्ड पार्टीज माइट वांट टू विड्रॉ दोज बिजनेस डीलिंग्स, अब वो बिजनेस नहीं करना चाहते। अब इस इंसान की तो लाइबिलिटी बन जाएगी ना प्रिटेंडेड एजेंट की, लेकिन वो लाइबिलिटी डिपेंड करेगी प्रिंसिपल की डिस्क्रिप्शन पे। अगर प्रिंसिपल चाहता है तो वो रैटिफाई भी कर सकता है, अगर वो चाहता है तो वो डिसओन भी कर सकता है। अगर उसने डिसओन किया, यानी कि अगर उसने रैटिफिकेशन नहीं दी, तो सिंपल सी बात है कि जो प्रिटेंडेड एजेंट होगा उसकी पर्सनल लाइबिलिटी बनेगी एंड ही विल बी पर्सनली लाइबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज फॉर एनी लॉस, any damage or any injury that might have been sustained by third parties as a result of his pretension. I hope आपको समझ आता है। लेकिन on the other hand, अगर प्रिंसिपल ने ये चूज किया कि ठीक है, I will be ratifying your acts, I will be conferring subsequent validity to your acts, तो वो हम मान लेंगे कि प्रिंसिपल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, पूरी ट्रांजेक्शन को एज इट वाज उसको एक्सेप्ट कर लिया विद ऑल द लाइबिलिटीज एंड राइट्स अलॉन्ग विद जितने भी बेनिफिट्स थे, राइट्स एंड लाइबिलिटीज, सभी को उसने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपने रैटिफिकेशन दे दी, वो मान लिया जाएगा कि उस प्रिटेंडेड एजेंट के साथ साथ आपकी भी लाइबिलिटी है, प्रिंसिपल विल बी हेल्ड वाइकेरियसली लाइबल एज इफ दैट एक्ट, दैट प्रिटेंशन वाज डन विद प्रायर अथॉरिटी, एज इफ उसको अथॉरिटी थी, जैसे नॉर्मली एजेंसी में होती है, उसको उस तरीके से मान लिया जाता है, इट इज डीम्ड, फिर ऐसे मान लिया जाता है आफ्टर रैटिफिकेशन। तो उसी तरीके से यही होता है कि जब प्रिटेंडेड एजेंट को रैटिफिकेशन मिल जाती है, वो प्रिंसिपल की डिस्क्रिप्शन होती है, ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर प्रिंसिपल उसको रैटिफाई करता है तो मान लिया जाता है कि एजेंसी हैज़ बीन क्रिएटेड और एन एजेंट हैज़ बीन एम्प्लॉयड, एक एजेंट वैलिड तरीके से एम्प्लॉय हो चुका है, लॉफुली एम्प्लॉय हो चुका है, तो वही होती है रैटिफिकेशन। और गाइज इसी चीज़ को हम बोलते हैं रूल ऑफ रिलेटिंग बैक। अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज समथिंग एजेंसी बाय रैटिफिकेशन इज नोन एज रूल ऑफ रिलेटिंग बैक। रूल ऑफ रिलेटिंग बैक का मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2020 को दिस प्रिटेंडेड एजेंट एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टीज। ये प्रिटेंडेड एजेंट था उस टाइम पे 1 जनवरी 2020 को, ये प्रिटेंडेड एजेंट ने क्या किया? बिजनेस डीलिंग्स कर ली थर्ड पार्टीज के साथ। ही कंक्लूडेड ऑल द बिजनेस डीलिंग्स, जबकि थर्ड पार्टी वाज एक्टिंग इन गुड फेथ, उन्हें पता ही नहीं है कि दिस इज अ प्रिटेंडेड एजेंट, राइट। अब क्या हुआ? सब्सिक्वेंटली एक महीने के बाद, 1 फरवरी 2020, बिल्कुल एक महीने के बाद, प्रिंसिपल के पास डिस्क्रिप्शन थी, जब उसको पता लगा कि किसी ने मेरे नाम की बिजनेस डीलिंग्स करी हैं, जबकि मैंने तो अथॉरिटी नहीं दी थी। अब प्रिंसिपल के पास ऑप्शंस अवेलेबल है, ईदर टू रैटिफाई इट और टू डिसोन इट। अगर वो डिसोन करेगा तो बात ही खत्म है, प्रिटेंडेड एजेंट की पर्सनल लाइबिलिटी होगी टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज, बिकॉज थर्ड पार्टी वाज एक्टिंग इन गुड फेथ। लेकिन इफ ही चूजेस टू बी बाउंड बाय इट, यानी कि इफ ही रैटिफाइज इट, इट मीन्स उसने एज होल पूरी तरीके से उसको रैटिफिकेशन कर ली, यानी कि जो भी राइट्स होंगी, जो भी लाइबिलिटीज, जो भी ऑब्लिगेशंस उस पूरी ट्रांजेक्शन से अराइज होंगी, हर एक चीज़ के लिए प्रिंसिपल अब लायबल होगा। ठीक है, अब अगर उसने उसको रैटिफाई कर दिया तो गाइज इसका मतलब क्या होगा कि जो रैटिफिकेशन है वो वैलिड होगी राइट फ्रॉम 1 जनवरी 2020 एंड नॉट फ्रॉम द डेट व्हेन प्रिंसिपल रैटिफाइड इट, दैट इज ऑन 1 फरवरी 2020। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल और रूल ऑफ रिलेटिंग बैक। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
ठीक है, इट इज रिलेटेड बैक टू द डेट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू बाय द प्रिटेंडेड एजेंट और द एक्ट वाज डन बाय द प्रिटेंडेड एजेंट, दैट इज ऑन 1st of Jan 2020, not on the date when purported or claimed principal he ratified the act. ये चीज इंपॉर्टेंट होती है रूल ऑफ रिलेटिंग बैक। एक बार फिर से रिपीट करिए, रूल ऑफ रिलेटिंग बैक मतलब आपका जो एक्ट है यानी कि प्रिंसिपल ने जो रैटिफिकेशन दी, इट दैट रैटिफिकेशन विल रिलेट बैक टू द डेट when the contract was in reality entered into by the principal। तभी मैंने आपको 2 डेट्स दी समझाने के लिए कि contract was entered into on 1st of Jan 2020 by the pretended agent, जिसके बारे प्रिंसिपल को नहीं पता था contract was entered into और act was performed by this pretended agent on 1st of Jan। 1st of February एक महीने के बाद प्रिंसिपल ने उसको रैटिफिकेशन दे दी। अब गाइज हम ये कहेंगे कि जो रैटिफिकेशन थी, जो रैटिफिकेशन हुआ वो वैलिड कब से होगा? राइट फ्रॉम 1st of January 2020, नॉट फ्रॉम 1st of February 2020। आई होप आपको समझ आ चुका है। तभी तो हम बोलते हैं ना यहाँ पे कि इट हैज़ एज इफ दैट एक्ट हैड बीन डन बाय प्रायर अथॉरिटी। ये प्रायर अथॉरिटी वर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं? हम बोलते हैं ना कि अगर आपने उसको रैटिफाई कर दिया तो हम ये डीम कर लेंगे, हम ये मान लेंगे कि उसने जो एक्ट किया वो प्रायर अथॉरिटी से किया था। इसीलिए तो हम बोलते हैं क्योंकि रूल ऑफ रिलेटिंग बैक होता है, तो इट मीन्स वैलिडिटी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट विच वॉज एंटर्ड इनटू ऑन 1st of Jan 2020 बाय दिस प्रिटेंडेड एजेंट, उसकी वैलिडिटी विल रिलेट बैक टू द डेट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू एंड नॉट फ्रॉम द डेट व्हेन पर्पोर्टेड प्रिंसिपल और एलिज्ड एम्प्लॉयर रैटिफाइड इट। आई होप आपको रूल ऑफ रिलेटिंग बैक समझ आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2 डेट्स के साथ आप इसको समझ सकते हो। इसीलिए गाइज हम बोलते हैं कि ये पॉइंट होती है रैटिफिकेशन। आई होप आपको समझ आ चुकी है कि किस तरीके से एक एजेंसी क्रिएट होती है रैटिफिकेशन की तरह। दिस इज समथिंग रूल ऑफ रिलेटिंग बैक। बट गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक रैटिफिकेशन इज नॉट वैलिड, हर एक रैटिफिकेशन इज नॉट वैलिड। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि देयर आर सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर अ वैलिड रैटिफिकेशन, राइट। वो सारे हमारे 9 पॉइंट्स हैं, 9 के 9 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ जनरल पॉइंट्स और कुछ पॉइंट्स हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस हैं। आप जॉट डाउन द सेक्शंस हियर, तो उनको हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से एक रैटिफिकेशन वैलिड रैटिफिकेशन होती है। अगर ये सारे पॉइंट्स होंगे तभी वो रैटिफिकेशन वैलिड होगी। तो एंड गाइज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मैंने आपको प्रिटेंडेड एजेंट में समझाया था कि कई बार ऐसा होता है कि प्रिटेंडेड एजेंट के पास तो बिल्कुल कोई भी अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि एक ऐसा एजेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल मर्केंटाइल एजेंट, जिसके पास अथॉरिटी तो है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी है। वो भी इंसान अगर अपनी एजेंसी को, अपनी एक्सटेंट को एक्सीड करते हैं तो वहाँ पे भी प्रिंसिपल की लायबिलिटी होगी। इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको 235 जब हमने सेक्शन किया था वहाँ पे आपको बताया था कि प्रिटेंडेड एजेंट में वो भी इंसान आता है, वो भी एजेंट आता है जो क्या करता है, अपनी अथॉरिटी को एक्सीड करता है, विच इज़ नोन एज ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी। उसको हम ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं कि आपके पास अथॉरिटी नहीं थी लेकिन यू हैव मेड अ ब्रीच ऑफ इट। आपको सेल करने की, बाय करने की और कंसाइन करने की ही सिर्फ ड्यूटी थी, आपको प्लेज करने की ड्यूटी नहीं थी, आपकी अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने उसको प्लेज कर दिया। तो वो भी एक तरीके से प्रिटेंडेड एजेंट ही होता है, क्योंकि यू आर प्रिटेंडिंग योरसेल्फ कि आपके पास प्लेज करने की अथॉरिटी है जबकि आपके पास नहीं थी। तो वो भी इंसान बाय रैटिफिकेशन में कवर होगा। वो वाला एजेंट भी जिसने ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी करी है वो भी बाय रैटिफिकेशन में कवर होगा, राइट। सो गाइज, टॉकिंग अबाउट एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड रैटिफिकेशन, सिंस एवरी रैटिफिकेशन इज नॉट वैलिड अंडर लॉ, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट मस्ट बी डन, जो आपने एक्ट किया, इट मस्ट बी डन ऑन बिहाफ ऑफ द वन हु वांट्स टू रैटिफाई इट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको हमेशा से बताया राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास कि एजेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एजेंट मस्ट हैव एन इंटेंशन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। If he has an intention not to act on behalf of his principal, instead he is acting in his own individual personal capacity, तो वो एजेंसी नहीं होती। बिकॉज एजेंट इंसान ही वो होता है जो किसी और को रिप्रेजेंट करता है, जिसके पास रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर एंड डेरिवेटिव अथॉरिटी होती है, तो एजेंट होता ही वो इंसान है। तो कहने का मतलब है कि अगर एक रैटिफिकेशन को आपने वैलिड कहना है तो वो रैटिफिकेशन वैलिड तभी होगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो जो एजेंट है ही मस्ट नॉट बी एक्टिंग, प्रिटेंडेड एजेंट मस्ट नॉट बी एक्टिंग इन हिज ओन इंडिविजुअल कैपेसिटी, ही मस्ट बी एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज एलिज्ड एम्प्लॉयर और प्रिटेंडेड प्रिंसिपल। जिसके बिहाफ पे आपने रिप्रेजेंट किया है वही इंसान फिर रैटिफाई कर सकता है। एक तो आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी में रिप्रेजेंट नहीं करना, you have to represent on behalf of somebody is nobody but that alleged employer or purported principal। और जिस इंसान के बिहाफ पे आपने रिप्रेजेंट किया था खुद को इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टीज,
वही इंसान आपको रैटिफिकेशन दे सकता है, कोई और थर्ड पर्सन आके रैटिफिकेशन नहीं दे सकता, क्योंकि रिलेशनशिप जो प्रिंसिपल एजेंट का है वो उन्हीं लोगों में क्रिएट होगा जिस इंसान को इस इंसान ने एजेंट ने प्रिटेंडेड एजेंट ने रिप्रेजेंट किया था। तो कहने का मतलब है कि मुझे मेरी पर्सनल कैपेसिटी में रिप्रेजेंट नहीं करना, आई मस्ट हैव एन इंटेंशन टू रिप्रेजेंट समबडी, और जिस समबडी को मैंने रिप्रेजेंट किया था वही इंसान होगा जो मेरे एक्ट्स को रैटिफाई कर सकता है। कोई थर्ड पर्सन अगर रैटिफिकेशन करेगा उस चीज़ की तो वो वैलिड रैटिफिकेशन नहीं होगी। आई होप गाइस आपको समझ आ चुका है। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट विच इज डीलिंग विद सेक्शन 197 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, that this ratification can either be express or implied। ये तो ईजी है। एक्सप्रेस रैटिफिकेशन मतलब मैंने प्रिंसिपल हूँ, मैंने आपको बोल दिया कि ठीक है आपने गलती करी, आप एक प्रिटेंडेड एजेंट थे, यू नो ऑट नॉट हैव डन दैट, आपको ऐसा करना नहीं था, बट ठीक है अगर आपने ऐसा कर दिया, मेरे को रिप्रेजेंट किया आपने इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टीज, जबकि आपके पास अथॉरिटी नहीं थी बट स्टिल आपने किया, तो ठीक है एक्सप्रेसली मैं आपको बोलता हूँ, प्रिंसिपल कहता है अपने प्रिटेंडेड एजेंट को कि ठीक है मान लिया एज इफ यू हैड डन दैट एक्ट विद प्रायर अथॉरिटी, मैंने आपको अथॉरिटी दी थी तो मैंने एक्सप्रेसली रैटिफाई कर लिया, मैं डिसोन नहीं कर रहा, मैं आपको रैटिफाई करता हूँ, जो आपने किया वो मेरी अथॉरिटी में किया, ये मान लिया जाएगा। तो ये होगी एक्सप्रेस रैटिफिकेशन, बोलकर ही बता दिया, ईदर बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और अ पीस ऑफ राइटिंग। बट गाइज बहुत बार इम्प्लाइड रैटिफिकेशन भी होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लाइड रैटिफिकेशन? मैं आपको इसकी एक इलस्ट्रेशन देती हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन ए, वो एजेंट है, बी का एजेंट नहीं है बट ही इज अ प्रिटेंडेड एजेंट। गाइस याद रखना यहाँ पे हर एक पॉइंट में हम प्रिटेंडेड एजेंट की ये बात करेंगे, बिकॉज रैटिफिकेशन हम प्रिटेंडेड एजेंट के एक्ट को ही देंगे। तो प्रिटेंडेड एजेंट बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ लेना इम्प्लाइड है कि हम प्रिटेंडेड एजेंट की बात कर रहे हैं। अब सपोज एक ए है जिसके पास अथॉरिटी नहीं है बट उसने क्या किया, बी को रिप्रेजेंट किया और सी को लोन दे दिया। सी को कहा कि ये मेरे प्रिंसिपल हैं, एलिज्ड एम्प्लॉयड, ठीक है ना, एलिज्ड एम्प्लॉयर हैं, पर्पोर्टेड प्रिंसिपल, कि उनके बिहाफ में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनके फंड्स मेरे पास पड़े हैं, आप लोन ले लो। अब क्या किया, सी ने उस लोन को वापस भी करना है, प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब हर महीने जो इंटरेस्ट सी की तरफ से आ रहा है, बी जो है जो एलिज्ड एम्प्लॉयर था उसने उस लोन को अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इट मीन्स गाइस बेशक बी ने कुछ बोला नहीं, एक्सप्रेसली उसने रैटिफाई नहीं किया, बट इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ बी। प्रिंसिपल के कंडक्ट से ही हमें समझ आता है कि प्रिंसिपल ने ए के एक्ट को रैटिफाई किया, क्योंकि अगर उसने ए ने लोन दिया सी को, सी ने आगे लोन पे फिर अब वो क्या देगा, प्रिंसिपल अमाउंट धीरे धीरे वापस करेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अगर बी चुपचाप बिना कुछ कहे लोन को एक्सेप्ट करता जा रहा है, इट मीन्स उसने ए से कोई क्वेश्चनिंग नहीं करी, ए से कुछ नहीं पूछा, इट मीन्स बी का कंडक्ट ये बताता है, इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ बी कि बी ने इम्प्लाइड रैटिफिकेशन दे दी ए के एक्ट को, और मान लिया जाएगा कि ए जो है वो बी का कौन था, एक एक्चुअल में एजेंट था, दो इट वॉज ही वॉज अ प्रिटेंडेड एजेंट, लेकिन मान लिया जाएगा आफ्टर हिज इम्प्लाइड कंडक्ट कि उसने रैटिफिकेशन दे दी, एंड हेंस अ वैलिड रैटिफिकेशन इज कमिंग टू एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट सेक्शन 198 विच टॉक्स अबाउट कि अगर आपने रैटिफिकेशन देनी है इट मस्ट बी विद फुल नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स। अब गाइज अगर आप देखो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने रैटिफिकेशन देनी है, पहले ही वो प्रिटेंडेड एजेंट है जिसने प्रिटेंड किया, ऑलरेडी प्रिंसिपल ने उसको अथॉरिटी नहीं दी थी। अब प्रिंसिपल के पास डिस्क्रिशन है कि वो दो चीज़ें कर सकता है। अगर वो रैटिफिकेशन करना चाहता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट ही मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ द मटीरियल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस। उस केस में क्या हुआ, एजेंट प्रिटेंडेड एजेंट ने क्या क्या डीलिंग्स करी, कितना लॉस हो चुका है थर्ड पार्टीज को, होगा भी या नहीं होगा, ये सब कुछ फुल नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स एक एजेंट को, प्रिंसिपल को होनी ज़रूरी है। क्योंकि गाइज अगर जो मटीरियल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एक कॉन्ट्रैक्ट की, अगर उसके बारे में प्रिटेंडेड एजेंट को नहीं पता होगा एंड विदाउट फुली अवेयर ऑफ दोज फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस, प्रिंसिपल ने सपोज अपनी जो है वो रैटिफिकेशन दे दी, वो रैटिफिकेशन वैलिड क्यों नहीं होगी गाइस, क्योंकि देयर विल बी नो कंसेंसस एडाइडम। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जनरल प्रिंसिपल्स याद है, हमने डिस्कस किया है कि सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक्स अबाउट कंसेंट। कंसेंट कब होगा, जब मीटिंग ऑफ माइंड्स होते हैं। मीटिंग ऑफ माइंड्स होने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि दैट देयर मस्ट बी कंसेंसस एडाइडम विच इज नथिंग बट मीटिंग ऑफ माइंड्स। अब प्रिंसिपल को कुछ और लग रहा है क्योंकि उसको सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस की नॉलेज नहीं है, इन रियलिटी कुछ और है। इट मीन्स प्रिंसिपल और आपका जो प्रिटेंडेड एजेंट है उनका मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है। जब मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होता, सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग वो वैलिड कंसेंट नहीं होता। जब वो वैलिड कंसेंट नहीं होगा तो आप कह लो कि वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कैन नेवर कम इनटू एग्जिस्टेंस। सो आई होप आपको समझ आ चुका कि प्रिंसिपल मस्ट बी वेरी वेल अवेयर ऑफ ऑल द मटीरियल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस
बिफोर ही चूजेस टू रैटिफाई द एक्ट्स ऑफ प्रिटेंडेड एजेंट। और अगर उसको नहीं पता, हर एक चीज़ के बारे में कम्युनिकेट नहीं किया गया इधर थर्ड पार्टीज की तरफ से या फिर प्रिटेंडेड एजेंट ने उसको नहीं बताया, हिज नॉलेज इज मटीरियली डिफेक्टिव, तो उसको आप एक वैलिड रैटिफिकेशन नहीं कहोगे, बिकॉज वहाँ पे कंसेंसस एट आइडम नहीं होगा, मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होंगे, एंड हेंस नॉट अ वैलिड कंसेंट एज पर सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई होप गाइस आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट सेक्शन 199 विच टॉक्स अबाउट दैट अगर आपने रैटिफिकेशन करनी है, इफ यू नो अ प्रिंसिपल सो चूजेस टू रैटिफाई द एक्ट्स ऑफ प्रिटेंडेड एजेंट, तो आपको रैटिफिकेशन करनी है होल ट्रांजेक्शन की। होल ट्रांजेक्शन का मतलब होगा कि यू हैव टू एक्सेप्ट इट इन इट्स टोटलिटी, इन इट्स एंटायरिटी। अगर आपने उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, तो आपको उसको टोटलिटी में इन इट्स एंटायरिटी करना होगा, एंड यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट पार्शियली। आप ये नहीं बोल सकते कि दीज आर द एक्ट्स विच आर फेवरेबल टू मी, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ और बाकी की चीज़ें मैं नहीं करूँगा। मैंने आपको बिगिनिंग में बताया कि अगर एक प्रिंसिपल प्रिटेंडेड एजेंट के एक्ट्स को रैटिफाई करने का सोच लेता है, उसकी डिस्क्रिशन है, ही इज़ नॉट बाउंड टू रैटिफाई, उसकी डिस्क्रिशन है, राइट। अगर इफ ही सो चूजेस टू रैटिफाई द एक्ट्स, अगर उसने सोच लिया तो ही इज बाउंड बाय ऑल द लाइबिलिटीज, ऑल द राइट्स एंड ऑल द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स भी होंगे उस ट्रांजेक्शन से, लेकिन बहुत सारी लाइबिलिटीज भी होंगी, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट इन इट्स एंटायरिटी, इन इट्स टोटलिटी, एंड यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट पार्शियली, एंड पार्शियल एक्सेप्टेंस विल नॉट बी अ वैलिड रैटिफिकेशन, इट इज नो एक्सेप्टेंस। वो फिर कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती। वैसे भी आपने एक्सेप्टेंस चैप्टर में देखा है कि पार्शियल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस, कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती। यू हैव टू एक्सेप्ट इट इन इट्स टोटलिटी, 100% करना है, अदरवाइज आपको 100% उसको डिसोन कर देना है। यू कैन नॉट कीप those acts, ratify those acts which are favorable to you, and you cannot repudiate the rest. आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट। सो यही आपका है सेक्शन 199। टॉकिंग अबाउट सेक्शन 200 विच टॉक्स अबाउट कि आपकी रैटिफिकेशन शुड नॉट बी इंजूरियस टू थर्ड पार्टीज। इंजूरियस टू व्हाट? इंजूरियस टू राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ थर्ड पार्टीज। इट मस्ट नॉट बी आप कह लो कि डिस्ट्रक्टिव टू द राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ थर्ड पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल, इसमें इलस्ट्रेशन की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू पीपल ए एंड बी। अगेन वही है, एक प्रिटेंडेड एजेंट है और एक आपका परपोर्टेड प्रिंसिपल है। प्रिटेंडेड एजेंट ने क्या किया, उसने एक इंसान है, एज अ पर्सन ए जो है वो एक रेंटेड प्रॉपर्टी पे रहता है, जो कि एक प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी है। ए ने क्या किया, बी की रेंटेड प्रॉपर्टी पे रहता है, और बी ने कहा था ए को कि अगर मैं आपको टर्मिनेट करूंगा, अगर आपकी ये जो रहना है अगर वो टर्मिनेट होगा तो वो 3 months प्रायर नोटिस पे होगा, 3 महीने पहले आपको नोटिस दे दिया जाएगा दैट नाउ यू हैव योर एजेंसी बेसिकली इज टर्मिनेटेड, अब आपको वापस से इसको छोड़ना है, इस रेंटेड प्लेस को। सी ने क्या किया, ही बिकेम एन एजेंट, प्रिटेंडेड एजेंट ऑफ दिस पर्सन बी, और वो ए के पास जाता है और ए को बोलता है कि आपको भी घर खाली करना है। ए सोचता है कि मुझे तो 3 months प्रायर नोटिस मिलना था, ऑल ऑफ अ सडन मैं कैसे एक रेंटेड प्रॉपर्टी वापस से ढूंढ लूँ, आई नीड टाइम टू फाइंड सम अदर हाउस ऑल्सो। अब यहाँ पे क्या होगा गाइज, बी जो है, कहने का मतलब है कि सी ने जो एक्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ बी, सी प्रिटेंडेड हिमसेल्फ टू बी बी इज एजेंट, जबकि वो बी का एजेंट नहीं है। यहाँ पे भी जो बी है वो सी के एक्ट्स को रैटिफाई नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज इंजूरियस टू द राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी यहाँ पे ए है जो रेंटेड प्रॉपर्टी पे रह रहा है, उसके राइट्स के लिए इंजूरियस है। इट मीन्स अगर रैटिफिकेशन करनी है, आपकी मर्जी है, परपोर्टेड और एलिज्ड एम्प्लॉयर इज फ्री, ही हैज अ डिस्क्रिशन ईदर टू रैटिफाई इट और टू डिसोन इट, लेकिन इफ ही सो चूजेस टू रैटिफाई इट, अगर उसने रैटिफिकेशन का सोच ही लिया तो गाइज वहाँ पे वो उस एक्ट को, प्रिटेंडेड एजेंट के उस एक्ट को रैटिफिकेशन नहीं दे सकता विच इज इंजूरियस टू राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी, राइट्स और इंटरेस्ट्स ऑफ थर्ड पार्टी। यहाँ पे एक ही इंटरेस्ट को वो इंजूरियस होगा बिकॉज ही ऑट टू बी गिवन 3 months नोटिस, प्रायर नोटिस, तो वो एक ये वैलिड रैटिफिकेशन नहीं होगी। दिस इज समथिंग विच इज टॉक्ड अबाउट इन सेक्शन 200। देन इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट विच इज लॉफुल एक्ट। अगर एक इंसान ने कोई भी एक्ट करना है, प्रिटेंडेड एजेंट का कोई भी एक्ट है, इट मस्ट बी अ लॉफुल एक्ट गाइस, क्योंकि अगर कोई एक्ट लॉफुल नहीं होगा तो वो क्या होगा, अनलॉफुल होगा। जो चीज़ अनलॉफुल होती है वो क्या होती है, इलीगल होती है, और जो चीज़ इलीगल होती है वो क्या होती है, फॉरबिडन बाय लॉ होती है। तो जो चीज़ फॉरबिडन बाय लॉ है, कैन यू गो अगेंस्ट लॉ, कैन यू रैटिफाई दोज इलीगल एक्ट्स? नो, इट विल नॉट बी अ वैलिड रैटिफिकेशन, सिंपल। तो जो चीज़ अगर एक प्रिटेंडेड एजेंट है, प्रिटेंडेड एजेंट का अगर कोई ऐसा एक्ट जो है अनलॉफुल है, इफ इट इज अनलॉफुल, इट शुड बी लॉफुल, बिकॉज अगर वो लॉफुल नहीं होगा तो वो अनलॉफुल होगा, अनलॉफुल होगा तो वो इलीगल होगा। इफ इट इज समथिंग इलीगल, इट इज डेफिनेटली प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड यू कैन नॉट रैटिफाई इट। उसका इफेक्ट ऑफ रैटिफिकेशन होगा ही नहीं, वो रैटिफाई होगा ही नहीं, राइट। सो वो भी एक वैलिड रैटिफिकेशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ लॉफुल एक्ट को आप रैटिफाई कर सकते हो। देन इफ आई टॉक अबाउट नो रैटिफिकेशन ऑफ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट, क्वाइट सिंपल। आपको पता है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट क्या होती है, राइट। मैंने बहुत बिगिनिंग में आपको बताया था
इफ़ यू ओपन माई प्ले लिस्ट ऑन जनरल कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे आपको बिगिनिंग में दिखेगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट। इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज टू, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट। अब गाइस जो चीज़ वॉइड हो चुकी है, इट मीन समथिंग विच इज नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्या आप उस चीज़ को रेटिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। वॉइड एग्रीमेंट का तो मतलब होता है समथिंग विच इज वॉइड एब इनिशियो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो, वो एक वॉइड एग्रीमेंट होती है विच इज void ab initio, right from its beginning वो void होगी, it is not enforceable in the court of law। जो चीज़ court of law में enforceable नहीं है, जिस चीज़ को law सही नहीं मानता, law deems it to be bad, तो आप उस चीज़ को ratification नहीं दे सकते, दोगे भी तो वो valid ratification नहीं होगी। Same is the case with void contract। अगर कोई contract void है, void contract का मतलब क्या है कि वो चीज़ परफेक्टली वैलिड थी बट कुछ ऐसा हो गया सब्सिक्वेंटली जिसका इफेक्ट ये था कि वो चीज़ क्या हो गई, void होगी। फॉर एग्जाम्पल लिकर ट्रेड, इफ़ यू रिमेंबर एग्जाम्पल्स, तो लिकर ट्रेड है, राइट, हमने इंपोर्ट करवाया बट उस कंट्री के साथ हमारी वॉर हो जाती है, तो वहाँ पे फिर वो एग्रीमेंट जो थी, वैसे तो लिकर इंपोर्ट करवाने की एग्रीमेंट इज क्वाइट वैलिड बट बाद में सब्सिक्वेंटली इट हैज़ बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तो वो चीज़ होती है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की भी आप रैटिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वर्ड है वॉइड, वॉइड VOID, क्योंकि वॉइड है, अनएनफोर्सिएबल है, तो सिंपली आप उसको रैटिफाई नहीं कर सकते, बी इट अ कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट। Then if I talk about principle in existence, principle must be in existence and he must be competent at the time when the act was done। वही illustration वापस से ले लो guys। For example, on 1st of January 2020, pretended agent he entered into a contract with third persons on behalf of his purported principal। अब जिस purported principal के behalf पे एक pretended agent ने 1st of January 2020 को contract किया था, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि वो जो पर्पोर्टेड प्रिंसिपल है ही मस्ट बी देयर इन एग्जिस्टेंस, पहले वो होना ज़रूरी है। ही मस्ट नॉट बी समबडी हु इज डेड। अगर वो डेड होगा तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी उस एक्ट को सब्सिक्वेंट रैटिफिकेशन नहीं दे सकते, एंड ही मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, सबसे पहली बात। दूसरा, ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट इनफ। कॉम्पिटेंट मतलब ऑब्वियसली कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू रिमेंबर सेक्शन 11-12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहाँ पे हमने देखा था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ पे मतलब कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि आप एक मेजर होने चाहिए एंड सेकेंडली यू मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। आप ये नहीं बोल सकते कि जब एक मेरा जो प्रिटेंडेड एजेंट है वो ये नहीं बोल सकता कि ये इंसान जो है मेरा प्रिटेंडेड पर्पोर्टेड प्रिंसिपल ही इज समबडी हु इज अ माइनर, लेकिन द वेरी नेक्स्ट मंथ उसका बर्थडे है, वो 18+ हो जाएगा और उसके बाद वो सब्सिक्वेंटली रैटिफाई कर देगा। दिस इज नॉट अ वैलिड रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन को वैलिड होने के लिए ये ज़रूरी है कि जिस भी प्रिंसिपल के बिहाफ पे प्रिटेंडेड एजेंट एक्ट कर रहा है इन हिज बिजनेस डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन्स, ऑल्दो उसने अथॉरिटी नहीं दी है, लेकिन क्योंकि वो क्या है, आपका पर्पोर्टेड प्रिंसिपल है, एलिज्ड एम्प्लॉयर है, ही मस्ट बी समथिंग हु इज कॉम्पिटेंट, यानी कि somebody who is major and of sound mind and in existence at the time when the act was done or the contract was entered into। यानी कि 1st of Jan 2020 जिस दिन आपने एक्ट किया था, जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस दिन प्रिंसिपल का एग्जिस्टेंस में होना और उसका कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है। जब वो रैटिफिकेशन करेगा तब तो उसका कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है, बट जिस दिन उसने एक्ट किया था, जिस एक्ट को वो रैटिफिकेशन बाद में देगा ना, तो जिस डेट पे वो एक्ट किया गया था उस डेट पे भी ज़रूरी है कि प्रिंसिपल मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ कॉम्पिटेंट। आई होप आपको समझ आ चुका है गाइस। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देर जो आपने रैटिफिकेशन करनी है, इट मस्ट बी डन विद इन रीजनेबल टाइम। ऑब्वियसली देयर मस्ट नॉट बी अनड्यू डिले, अननेसेसरी अनड्यू डिले जिसका आपके पास रीज़न ही नहीं है कि इतनी देर हो कहाँ गई, तो वो एक वैलिड रैटिफिकेशन नहीं होगी। अगर डिले रीजनेबल है तो वो चीज़ ठीक है, बट इट मस्ट नॉट बी एन अनरीजनेबल और अननेसेसरी डिले जिसको आप जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहे कि इतनी देर हो कहाँ गई। एंड ऑब्वियसली रैटिफिकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी के भी राइट्स गाइज इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड पार्टी इज वेरी मच इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आफ्टर ऑल जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो थर्ड पार्टीज और प्रिंसिपल के बीच में ही एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लीगल रिलेशनशिप्स, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स उन्हीं लोगों में एग्जिस्ट करते हैं बाद में, इसलिए थर्ड पार्टीज मस्ट बी कम्युनिकेटेड ऑफ द वेरी फैक्ट ऑफ रैटिफिकेशन बाय द प्रिंसिपल। आई होप गाइज आपको रैटिफिकेशन क्लियर हो चुका है। बहुत ईजी है, 196 से लेकर 200 तक ये सारे सेक्शंस रैटिफिकेशन के साथ ही डील करते हैं। सो नेक्स्ट गाइज वी आर टॉकिंग अबाउट मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल आपने बहुत बार सुना होगा। एस्टॉपल इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी विच सेज दैट यू कैन नॉट डिनाई योर प्रीवियस कंडक्ट। आपने प्रीवियसली जो किया उस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते कि मैंने नहीं किया। इट इज़ नथिंग बट अ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से समझाती हूँ कि किस तरीके से एजेंसी क्रिएट होती है बाय एस्टॉपल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ प्रिंसिपल गाइज, प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को कहा कि ये मेरी गुड्स है, इसको मैं आपको कंसाइन करता हूँ, आपने इसको मार्केट में सेल करना है, लेकिन दिस इज़ द रिजर्व्ड प्राइस और इसके बिलो आपने इसको सेल नहीं करना वरना हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। अब क्या वो प्रिंसिपल एंड एजेंट दोनों मार्केट में जाते हैं। एजेंट को अथॉरिटी थी ये काम करने की, एजेंट गया, उसने थर्ड पार्टी के साथ बिजनेस डीलिंग्स करी और थर्ड पार्टी को वो जो गुड्स थी उसने बेच दी बिलो द रिजर्व्ड प्राइस।
बट गाइज द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट ये सारी चीज़ जो भी हुआ ना बिजनेस डीलिंग्स विद थर्ड पार्टीज, इट वॉज इन प्रेजेंस ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के प्रेजेंस में हुआ। उस टाइम पे प्रिंसिपल ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करी, जबकि सिर्फ और सिर्फ उसने प्रायरली कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी अपने एजेंट को कि आपने इसको रिजर्व प्राइस के बिलो नहीं बेचना। अब गाइस इस बाद में प्रिंसिपल ये नहीं कह सकता कि बेसिकली ही कैन नॉट डिनाई हिज प्रीवियस कंडक्ट। प्रीवियसली उसने क्या किया, उसने अपने एजेंट को नहीं रोका कि आप रिजर्व प्राइस के नीचे बेच रहे हो। ही कुड हैव रिवोक्ड इट, आफ्टर ऑल ही इज अ प्रिंसिपल। वो कह सकते हैं एजेंट को कि नहीं, ये हमारी बिजनेस डीलिंग्स फेवरेबल नहीं है, इट इज़ इंजूरियस टू माई इंटरेस्ट, तो हम यहाँ पे इसको सेल नहीं करेंगे सिंस यू आर सेलिंग इट बिलो रिजर्व प्राइस। बट उसने अपने कंडक्ट को उसी तरीके से जाने दिया एंड बाद में ही कैन नॉट डिनाई हिज प्रीवियस कंडक्ट, राइट। इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कि यू कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ योर ओन रॉन्ग। वहाँ पे आपने खुद ही गलती करी एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ योर ओन रॉन्ग, आप बाद में उसको मना नहीं कर सकते। तो हम मान लेते हैं कि इट इज़ एन एस्टॉपल। सेक्शन 237 बेसिकली ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक्स अबाउट मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी बाय एस्टॉपल ऑल्सो। इस तरीके से भी एक एजेंसी क्रिएट होती है। ऑल्दो वैसे भी एजेंसी क्रिएटेड थी, प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी थी और एजेंट मार्केट में गया, बिजनेस डीलिंग्स करी, बट अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट बाद में वो उस चीज़ को डिसओन नहीं कर सकता। प्रिंसिपल बाद में उसको डिसओन नहीं कर सकता बिकॉज ही कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग। इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बेसिकली। आपने सुना होगा ना, यू कैन नॉट ईट योर केक एंड हैव इट टू। वही चीज़ हो जाती है कि ऑब्वियसली वही चीज़ है, इसको आप मान लो कि वही एक फ्रेज है, इंग्लिश फ्रेज है, उसी पे बेस्ड है ये। तो वही हम बोलते हैं कि यहाँ पे स्टॉपल होती है। स्टॉपल इज नथिंग बट यू कैन नॉट डिनाई योर प्रीवियस कंडक्ट। जो आपने प्रीवियसली कर दिया, यो आपने कह दिया। अब ये स्टॉपल भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकती है। आपने बोल के भी कुछ कहा हो सकता है, आपने इम्प्लाइडली, यहाँ पे अब आपने देखा प्रिंसिपल का कंडक्ट है, वो साथ में गया, बिजनेस डीलिंग्स को उसने खुद विजुलाइज किया, बट डिस्पाइट दैट फैक्ट उसने कुछ भी नहीं कहा। इट इज हिज कंडक्ट जो हमें बताते हैं कि ये आपका कंडक्ट है एंड नाउ यू कैन नॉट डिनाई इट, यू कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ योर ओन रॉन्ग। हमने यहाँ पे डीम कर लिया, वी हैव डीम्ड इट कि एजेंसी हैज बीन क्रिएटेड। दिस इज एजेंसी बाय एस्टॉपल। Then guys, last but not the least is agency by necessity. It is under section 189 of the Indian Contract Act. Guys, ये भी आपको पता होगा। अब नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत एक अनफोर्सिन अनएंटिसिपेटरी इमरजेंसी हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी इज समथिंग विच इज ऑब्वियसली अनएंटिसिपेटरी, अनफोर्सिनेबल, जो चीज़ आपने कभी ना देखी हो, राइट, आपको एंटिसिपेटरी ही नहीं था कि ऐसा होगा। अब मैंने आपको इलस्ट्रेशन दी थी इन माय प्रीवियस वीडियो इटसेल्फ ऑन टाइप्स ऑफ एजेंट्स कि फॉर एग्जांपल एजेंट इज इन पोजेशन ऑफ पेरिशेबल गुड्स ऑफ हिज प्रिंसिपल। उसे पता है कि अब ज़रूरत है, गर्मी ज़्यादा हो चुकी है, कि इफ़ आई डू नॉट एम्प्लॉय अ सब एजेंट, अगर मैं एक सब एजेंट को एम्प्लॉय नहीं करूँगा और उसको ये गुड्स नहीं दूंगा, दीज गुड्स माइट लूज अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ देयर वैल्यू। कंसिडरेबल पार्ट ऑफ देयर वैल्यू मीन्स वो शायद से पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। इट मीन्स मेरे प्रिंसिपल का बहुत हद तक लॉस हो जाएगा क्योंकि इन गुड्स की वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी, डेयरी प्रोडक्ट्स, और ये ख़राब हो जाएंगे अगर मैंने जल्दी से किसी इंसान को एम्प्लॉय नहीं किया। अब गाइस वहाँ पे भी बेशक उस एजेंट को अथॉरिटी नहीं थी। A point to be noted is that बेशक उस एजेंट को अथॉरिटी नहीं थी, ही हैड प्रिटेंडेड एज इफ मेरे पास अथॉरिटी है, बट वो भी एक वैलिड एजेंसी होगी, उसको भी हम कहेंगे कि उस एजेंट की जो अपॉइंटमेंट थी वो वैलिड अपॉइंटमेंट थी बिकॉज इट वॉज आउट ऑफ नेसेसिटी, इट वॉज आउट ऑफ इमरजेंसी विच वॉज ऑब्वियसली अनएंटिसिपेटरी, अनफोर्सिनेबल, कि उस इंसान को फटाफट से उन गुड्स को आगे सब एजेंट को एम्प्लॉय करके भेजना पड़ा, या सब एजेंट को उसने एम्प्लॉय किया या उसने खुद बिजनेस डीलिंग्स कर ली थर्ड पार्टीज के साथ, जैसे भी मर्जी हो सकता है, बट उसने एजेंसी को कंक्लूड कर दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर दिया बिटवीन हिज प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टीज डिस्पाइट प्रिंसिपल्स अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। उसकी अथॉरिटी भी नहीं थी बट उसने किया, तो ये भी क्या होगा, ये एक वैलिड अपॉइंटमेंट होगी ऑफ एन एजेंट एंड वैलिड मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, क्योंकि जरूरत थी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर प्रिंसिपल्स इंटरेस्ट, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट, और उसका लॉस ना हो बिकॉज दोज गुड्स माइट लूज माइट उनकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो सकते हैं, दे माइट लूज अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू। तो खराब होने से अच्छा आप किसी को सेल करो तो बिजनेस डीलिंग्स को कंक्लूड कर लो, तो वो भी एक वैलिड होगा। बट गाइज अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट अगर ये एजेंसी होगी फॉर दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी टू बी अ वैलिड, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एजेंट होगा ना, he must act as a man of ordinary prudence, would have acted under similar circumstances in his own case। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये पिन पॉइंट्स होते हैं कुछ जो हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा, कि अगर वो अपनी सिचुएशन में जिस तरीके से डील करता, या फॉर दैट मैटर कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन, मैन ऑफ फेयर एवरेज इंटेलिजेंस जिस तरीके से डील करता है उसी तरीके से उसको करना है। अगर मैं एक थर्ड पार्टी को ढूंढती हूँ उन गुड्स को बेचने के लिए, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मुझे मेरे प्रिंसिपल का लॉस होने नहीं देना, जो गुड्स की एक्चुअल वैल्यू है उन्हीं वैल्यू पे मुझे बेचना है। अगर वो गुड्स मेरी होती तो मैं अपना लॉस थोड़ी करवाती। अगर उन गुड्स की 100 रुपीज़ वैल्यू है, आई वुड नॉट सेल देम फॉर ₹20 ओनली, तो मैं उसको 100 की ही बेचूंगी,
राइट। तो इसी तरीके से एक एजेंट को ही हैज़ टू एक्ट एज मैन ऑफ एवरेज फेयर इंटेलिजेंस एंड ऑर्डिनरी प्रूडेंस, इस तरीके से एक ऑर्डिनरी मैन करेगा अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस इन हिज ओन केस, राइट। तो मुझे मेक श्योर करना है कि मेरे प्रिंसिपल के इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड, उनका लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। जो रीजनेबल वैल्यू है वही मैंने डीलिंग्स करी हैं और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की मैंने पूरी कोशिश करी है। एंड जो मैंने किया एज एन एजेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी, वही प्रैक्टिकल एक वे आउट था उस चीज़ को करने का, और उस सिचुएशन में कोई और तरीका नहीं था। एंड आई हैव टू मेक श्योर कि आई वॉज अनेबल टू कम्युनिकेट माई प्रिंसिपल। इतनी ज़्यादा इमरजेंसी थी कि मैं अपने प्रिंसिपल को कम्युनिकेट भी नहीं कर सकती थी कि अब हम क्या करें, और मुझे फटाफट से इन अ फ्यू सेकेंड्स तो मुझे क्या करना पड़ा, उसको आगे बेचना पड़ा और बिजनेस डीलिंग्स को कंक्लूड करना पड़ा। तो वो भी एक एजेंसी होती है जो क्रिएट होती है बाय नेसेसिटी। ज़रूरत थी, इमरजेंसी थी, पता नहीं था पहले, इसीलिए मैंने उसको आगे सेल कर दिया, अदरवाइज मेरे प्रिंसिपल का लॉस हो जाता। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही मैंने ऐसा किया। बट अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट उनको कम्युनिकेट करना मुश्किल था, इनफैक्ट इम्पॉसिबल था, और अगर मैं उस कम्युनिकेशन की वेट करती तो गुड्स की अगेन वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती। मैंने जो किया वो एक प्रैक्टिकल वे आउट था, इनफैक्ट इट वॉज द ओनली प्रैक्टिकल वे आउट उस चीज़ को करने का। मोरोवर मैंने उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए ही बिजनेस डीलिंग्स को कंक्लूड किया है, उनका लॉस होने नहीं दिया। आई होप आपको समझ आ चुका है गाइस कि किस तरीके से एक एजेंसी क्रिएट होती है वाया ऑल दीज मोड्स, बट दैट क्रिएशन मस्ट बी वैलिड इनफ। हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि वो वैलिड एजेंसी हो, जैसे कि रैटिफिकेशन को वैलिड होने के लिए, नेसेसिटी को वैलिड होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जरूरत होती है। हर एक रैटिफिकेशन जो वो जो होती है वो वैलिड नहीं होती। आई होप गाइस आपको समझ आ चुका है। इसी तरीके से हम बोलते हैं कि दिस इज द मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी और अपॉइंटमेंट ऑफ एन एजेंट इन अदर वर्ड्स। सो गाइज आई विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोज ऑन एजेंसी। टिल देन गाइज कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय।